हे दोस्तों, अगर आप जुमांजी, द ममी और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसे मूवीज़ के फ़ैन हो और ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हो तो जंगल क्रूज़ बिल्कुल आप ही के लिए बनी है। और वैसे भी कई दिनों से ऐसी कोई एडवेंचर्स मूवी हमें देखने को नहीं मिली, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जंगल क्रूज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। इस मूवी में ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट हमें लीड रोल में नजर आते हैं। जंगल के एडवेंचर के अलावा मूवी में एक कर्स की बात भी हो रही है। यह कर्स क्या था, किसका था और इस फिल्म की पूरी कहानी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जंगल के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हमें कहानी दिखाई जाती है। 16वीं सेंचुरी में स्पेन का राजा साउथ अमेरिका के जंगलों में जाता है। वो वहाँ पर टीयर्स ऑफ द मून की खोज में आता है। टीयर्स ऑफ द मून एक ऐसा जादुई पेड़ है जिसकी पंखुड़ियाँ किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, किसी भी चोट को ठीक कर सकती है और यहाँ तक कि किसी सांप को भी उठा सकती है। और इसी वजह से स्पेन का राजा वहाँ पर आया था। वो इस पेड़ को हासिल करना चाहता था। उस पेड़ की खोज में राजा के कई सारे आदमी मारे जाते हैं और जो जिंदा बचते हैं उन्हें जंगल में रहने वाले आदिवासी बचा लेते हैं, उसी पंखुड़ी का इस्तेमाल करके जिसकी खोज में राजा वहाँ पर गया था। फिर राजा उन आदिवासियों से उस जादुई पेड़ का पता पूछता है, लेकिन जब आदिवासी उसे उस पेड़ का पता नहीं बताते तो गुस्से में आकर राजा और उसके आदमी उन आदिवासियों पर हमला करते हैं। और इसी वजह से आदिवासियों का लीडर राजा और उसके आदमियों को ऐसा शाप देता है कि वो लोग ना कभी मर पाएंगे और ना ही कभी नदी को पार कर पाएंगे। फिर मूवी में 1960 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स और एंसेंट चीज़ों पर रिसर्च करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जिसे रॉयल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। ये टीयर्स ऑफ द मून यानी उस जादुई पेड़ पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एरोहेड भी ढूंढ निकाला था। फिर हम देखते हैं लिली, जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है, ये भी टीयर्स ऑफ द मून की खोज कर रही थी और उसे लगता था कि एरोहेड के जरिए टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचा जा सकता है। और इसीलिए लिली और उसका भाई रॉयल सोसाइटी के खोजकर्ताओं को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। इस वजह से लिली एरोहेड चुरा लेती है। तभी वहाँ पर जर्मनी का प्रिंस यूहाकिम आता है और ये भी एरोहेड के पीछे पड़ा था, पर लिली उसके हाथ नहीं लगती और एरोहेड लेकर फरार हो जाती है। फिर लिली और उसका भाई रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जंगल में जाते हैं। यहाँ पर हम मूवी के लीड एक्टर को देखते हैं, जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक इस जंगल में बोट चलाने का काम करता था। फ्रैंक ने नीलो, जो कि एक बिजनेसमैन था, उससे लोन लिया था और अब तक लोन चुकाया नहीं था, इसलिए नीलो फ्रैंक के बोट का इंजन निकाल लेता है। तो फ्रैंक उसे वापस चुराने की कोशिश करता है। तभी लिली नीलो के ऑफिस में जाती है और फ्रैंक पकड़ा जाता है, पर फ्रैंक यहाँ पर नीलो होने का दिखावा करता है। लिली उसे बताती है कि उसे टीयर्स ऑफ द मून की खोज करने के लिए एक बोट चाहिए। तो फ्रैंक उसे बताता है कि टीयर्स ऑफ द मून एक मिथ है और जंगल के खतरों को वो संभाल नहीं पाएगी। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि लिली के पास एरोहेड है तो उसके बोलने का अंदाज ही बदल जाता है। फ्रैंक के धोखे के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम असली निको को देखते हैं। लेकिन तभी उस होटल में एक जगुआर घुस आता है और वो लिली के भाई पर हमला करने वाला होता है। तभी फ्रैंक बहादुरी से उस जंगली जगुआर से लड़ता है, इसीलिए लिली फ्रैंक को काम पर रखती है। फिर फ्रैंक, लिली और मैग्रेगर फ्रैंक की बोट लेकर जंगल के सफर पर निकलते हैं। लेकिन लिली के पास जो एरोहेड था उसे हासिल करने के लिए प्रिंस यूहाकिम जर्मन पनडुब्बी में आकर उन पर हमला करता है, लेकिन वो खुद ही के चंगुल में फंस जाता है। दोनों बचकर निकल जाते हैं। फिर आगे ये पता चलता है कि होटल में हमला करने वाला जगुआर असल में फ्रैंक का पालतू जानवर प्रोक्सिमा थी और लिली को ये समझ नहीं आ रहा था कि फ्रैंक पर भरोसा करे या ना करे। मूवी खत्म होने के बाद भी हम मूवी के बारे में बात करते रहे, इसलिए मूवी में कुछ ऐसे सबप्लॉट्स डाले जाते हैं जिनके आंसर हमें मूवी के एंडिंग तक भी नहीं दिए जाते, और इसी का इस्तेमाल करके फिर फिल्म मेकर्स मूवी का प्रीक्वल या सीक्वल फिर जो चाहे बना सकते हैं। और आजकल ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है, तो ऐसा ही एक सबप्लॉट इस मूवी में भी डाला गया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस यूहाकिम स्पेन के शापित राजा और उसके आदमियों का पता लगा लेता है, जिनके शरीर नदी से बहुत दूर जाने की वजह से पत्थर में बदल गए थे और समय के साथ पेड़ों की जड़ों, सांपों और कीड़ों से उनकी बॉडीज खराब हो चुकी थी। इसलिए प्रिंस यूहाकिम नदी को मोड़कर उन्हें आज़ाद कराता है, और अगर वो एरोहेड हासिल करने में उसकी मदद करेंगे तो वो उनका शाप तोड़ने में भी उनकी मदद करेगा, ऐसा ऑफर वो उसे देता है। फिर जैसे जैसे फ्रैंक, लिली और मैग्रेगर नदी में आगे बढ़ते जाते हैं, वो एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं। लिली को फ्रैंक के केबिन में ऑटोमोबाइल के नए इन्वेंशंस की फ़ोटोज़ और ड्राइंग्स मिलती है, और साथ ही उसे वहाँ पर एरोहेड की ड्राइंग्स और टीयर्स ऑफ द मून के रिसर्च पेपर्स भी दिखाई देते हैं। लिली को लगता है कि फ्रैंक अपने लिए पेड़ खोजना चाहता है, लेकिन वो बताता है कि उसने बहुत पहले से ही इसकी खोज करना छोड़ दिया था और उसका मानना था कि वो जादुई पेड़ नहीं मिल सकता। तभी उन पर आदिवासियों की एक टोली द्वारा हमला किया जाता है और वो उनसे एरोहेड की मांग करते हैं। बाद में ये पता चलता है कि ये भी फ्रैंक का सेट किया हुआ एक ट्रैप था, फ्रैंक द्वारा किया हुआ एक और धोखा, जिससे अब लिली परेशान हो चुकी थी। फिर ट्रेडर सैम, जो कि इन आदिवासियों की लीडर थी, वो एरोहेड को ट्रांसलेट करती है,
जिससे उस जादुई पेड़ के लोकेशन के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वो पेड़ सिर्फ ब्लड मून के नीचे ही खिलता है। तभी उन पर शापित राजा और उनके आदमी हमला करते हैं और एरोहेड को हासिल कर लेते हैं, लेकिन फ्रैंक उससे एरोहेड छीन लेता है और लिली को देता है। लेकिन इसी बीच फ्रैंक की छाती पर तलवार से वार किया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिली नदी से दूर भाग जाती है ताकि स्पेनवासी शापित राजा उसका पीछा ना कर सके। अगली सुबह लिली को पता चलता है कि फ्रैंक तो जिंदा बचा है। वो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह फ्रैंक मारा गया था उसका बचना नामुमकिन था। फिर फ्रैंक राज खोलता है और बताता है कि उसका असली नाम फ्रांसिस्को है और वो असल में स्पेन के शापित राजा का आदमी है, और क्योंकि ये भी शापित था इसलिए वो मरने या नदी से दूर जाने के काबिल नहीं था। फिर वो बताता है कि स्पेन का राजा उसकी बीमार बेटी को बचाने के लिए पेड़ खोज रहा था, यानी वो एक महान कार्य था और राजा का इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन जब स्पेन वासियों ने आदिवासियों पर हमला किया तो फ्रैंक ने आदिवासियों की मदद के लिए उनका पक्ष लिया, पर आदिवासियों के लीडर ने राजा और उसके आदमियों को शाप दिया था कि वो लोग ना कभी मर पाएंगे और ना कभी नदी को पार कर पाएंगे, यानी कि फ्रैंक भी शापित था। फ्रैंक और स्पेनवासी राजा कई सालों तक लड़ते रहे और उसके बाद फ्रैंक ने राजा और बाकी के आदमियों को नदी से दूर एक गुफा में फंसा दिया और फिर वो अपने आप को शाप से आज़ाद करने के लिए पेड़ की खोज करता रहा, लेकिन एरोहेड के बिना उसे खोज नहीं पाया। मैकग्रेगर के पैर पर चोट लगी थी, इसलिए वो ट्रेडर सैम के साथ वापस जाता है, जबकि लिली और फ्रैंक पेड़ की खोज में आगे जाते हैं। लेकिन बीच में ही मैकग्रेगर को प्रिंस यूहाकिम पकड़ लेता है और पेड़ की लोकेशन बताने के लिए मजबूर करता है, और इस तरह फ्रैंक, लिली, जर्मनवासी और स्पेनवासी सभी जादुई पेड़ के पास जुट जाते हैं, जो ब्लड मून के नीचे खिलना शुरू हो जाता है। ये सभी इस पेड़ के एक पंखुड़ी के लिए तरस रहे थे और अब उनके सामने पूरा का पूरा पेड़ था, तो उनके बीच झगड़ा तो होना ही था और ऐसा ही होता है, और लड़ाई के बीच चांद जल्दी से ढलने लगता है और लिली सिर्फ एक पंखुड़ी को हासिल कर पाती है। प्रिंस यूहाकिम को मार डालता है और फ्रैंक नदी को ब्लॉक करने के लिए अपनी बोट क्रैश करा देता है, जिसका नतीजा वो खुद को, स्पेनिश राजा को और बाकी स्पेन वासियों को पत्थर में बदल देता है। लिली इस जादुई पंखुड़ी को इसलिए खोज रही थी ताकि उससे मेडिसिन बनाई जाए जो लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के लिए दुनिया के काम आएगी, लेकिन वो यहाँ पर पंखुड़ी का इस्तेमाल फ्रैंक के शाप को तोड़ने और उसे फिर से जिंदा करने के लिए करती है, जिससे फ्रैंक फिर से जिंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक पंखुड़ी बची हुई है जिस पर चांद की रोशनी पड़ी थी, जिससे अब लिली रिसर्च कर पाएगी। फिर ये सभी लौट जाते हैं और लिली फ्रैंक को पूरा लंदन दिखाती है, और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। तो अब मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक या शेयर करना। जो भी आपको सही लगे ज़रूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नाइटविंग समर कैंप में सी बर्मन और उसकी सिस्टर और उसके कुछ फ्रेंड्स काम करते थे। इन दोनों बर्मन सिस्टर्स के नाम थे सिंडी और जिगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे पता चलती है। 1978 में जिस जगह पर यह समर कैंप था